अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये दो ऐसे बहुत प्रचलित वाक्य हैं जो हम वेदांत दर्शन की जब भी बात होती है तो सुना करते हैं। वेदांत दर्शन बेशक भारतीय दर्शनों में सबसे ज्यादा वोक दर्शन है, बहुत अट्रैक्टिव दर्शन है, बहुत पेक्यूलियर दर्शन है, जिसकी तरफ आकर्षित होना बिल्कुल लाजमी है। लेकिन जो समस्याएं हम किसी भी वोक, किसी भी वाइड स्प्रेड, किसी भी पॉपुलर थॉट, पोइट्री, लिटरेचर या फिलॉसफी के साथ पाते हैं वो ये कि उसके जो मुख्य फैसेट्स हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, अहम ब्रह्मास्मि, इन शब्दों का क्या मतलब है, इन फ्रेजेस का क्या मतलब है, इन विचारों का क्या मतलब है, क्या संकेत है, ये शायद हम नहीं जान पाते हैं। पॉपुलैरिटी इन चीज़ों को पूरी तरीके से घेर लेती है और उसके बाद असल में उस सिद्धांत को प्रपाउंड करने वाले, उस फिलॉसफी को प्रपाउंड करने वाले लोग, what did they mean by it? This gets lost in the way. आज की इस वीडियो में हम वेदांत के विचार पे और उसके इन विचारों पे कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, तो वो कौन सी जगत है जिसकी वो बात कर रहे हैं? मिथ्या का क्या मतलब है? क्या जो हम अपने आसपास देख रहे हैं वो सब कुछ इल्यूजन है? क्या उसके कोई मायने नहीं है? क्या हमें उससे पलायन करके कहीं और चले जाना चाहिए या फिर कोई दूसरी चीज? और वहीं जब मैं कहता हूँ अहम ब्रह्मास्मि, तो उससे हमारा क्या मतलब है? तो वेदांत के बहुत ही पॉपुलर विचारों पे आज हम बात करेंगे डॉक्टर मनीष शर्मा के साथ। हम आमतौर पे सोचते हैं कि दुनिया को एज यूनिटी देख के हर चीज से आइडेंटिफाई करके दैट कैन बी द बेस्ट व्यू ऑफ द वर्ल्ड। इससे ज्यादा लाभदायक खुद के लिए भी और संसार के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लॉइटेशन होती है, ऑपरेशंस होते हैं, है ना, नेचर को हम एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें लिमिट हो सकती हैं, कंट्रोल हो सकती हैं और शायद हम सस्टेनेबल और होलिस्टिक और सिम्बायोटिक लाइफस्टाइल की तरफ निकल जाएं अगर हम दुनिया को एज होल, एज वन देखने लग जाएं। तो मुझे इसमें कभी कभी संदेह आता है कि इज इट द बेस्ट वे टू लीड अ लाइफ ऑफ आइडेंटिफाइंग एवरीथिंग विद यू, and could it have a problem given the fact कि हम सुसाइडल भी हैं, हम डिप्रेस्ड भी हैं। तो अगर हम अपने से बाहर किसी चीज को नहीं मान रहे हैं, अपने से अलग किसी चीज को अगर हम ना देखें तो क्या वो हमारा इंस्पिरेशन को लिमिट नहीं कर देता है? कुछ ऐसी चीजें हैं कि हम या तो हम अगर सुसाइडल हैं तो हम वो सुसाइडल टेंडेंसीज बाहर भी वो करेंगे, मचा देंगे पूरा, क्योंकि दुनिया तो सब मैं ही हूँ, पूरा संसार मैं हूँ, मैं पूरा संसार हूँ। तो either we will carry our suicidal tendencies outside और सबसे बड़ा खतरा ये हो सकता है। और दूसरा जो खतरा है जो हमारे एंड पे है वो ये कि हम इंस्पायर नहीं हो पाएंगे चीज़ों से, शायद उस तरीके से जो चीज़ों का अलगपन है जो हमें इंस्पिरेशन देता है, हमें मोटिवेशन देता है, हमें चेंज इंड्यूस करता है, शायद उसकी संभावना हम लिमिट कर दें। और ये मैं नेचर की डिस्कोर्स के पर्सपेक्टिव में देख रहा था कि आमतौर पे सोल्यूशन ये दिया जाता है कि हमने चूंकि नेचर को एज डिफरेंट देखना शुरू कर दिया है तो सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखना शुरू कर दिया तो सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो मैं कह रहा हूँ कि वो तो पोइट भी देख सकता है अपने से अलग, वो रिलेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अलग नहीं है। ये तो खैर जैसे तुम ये कह रहे हो कि वेदांत जो है, वेदांत का एक ये चीज है, मेटाफिजिकली सब कुछ ब्रह्म है ना। तो वो ब्रह्म हम मान लें तो वहां पे मैं ही सब कुछ हो जाऊंगा, ऐसा है? तो मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं है। असल में मैं ही सब कुछ नहीं हो जाऊंगे, असल में मैं रहेगा ही नहीं, तब सब कुछ है। अच्छा, जैसे जो हम मैं बोलते हैं, जिसको मैं का मतलब ये है कि मेरी अपनी एक आइडेंटिटी है ना। ईगो है, which is हाँ, ईगो और एक पूरा एक आइडेंटिटी हमने बनाई है कि इस चीज के इर्द गिर्द जो चीज है वो मैं हूँ। वो आइडेंटिटी जब टूटेगी तब जो सब कुछ है वो आप हो जाओगे, मतलब आप वो फीलिंग आ जाएगी, है ना। जो हमारी फीलिंग है ना मेनली कि भाई हम, जैसे आप देखते हो अपनी लाइफ में हम अलग अलग टाइम में अलग अलग चीजों से आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना अपने आप को। कभी हम बोल देते हैं, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है तो बोलेगा हम स्टूडेंट हैं, कुछ दिनों बाद वही टीचर बन गया तो वो टीचर अपने आप को आइडेंटिफाई करने लग जाएगा, उसके बिहेवियर में चेंज आ जाएगा, है ना। कोई उसी स्टूडेंट में से कोई पुलिस वाला बन गया तो वो पुलिस वाला बनने लग जाएगा कुछ दिनों बाद। तो ये आइडेंटिटी तो हम बनाते हैं ना अपने माइंड में। तो ये सारी आइडेंटिटी, वेदांत का मानना है कि ये रियल आइडेंटिटी नहीं है। रियल तो आप मेटाफिजिकली कनेक्टेड हो और सब कुछ एक ही चीज है जिसको उन्होंने ब्रह्म नाम दिया, ठीक है।
तो आपकी ये सेल्फ की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, तो वो तो आप हो ही, और ये आइडेंटिटी क्रिएटेड है। तो हाँ, तो मुझे नहीं पता अब तुम्हारा सवाल इस चीज से कहाँ पे जा रहा है। नहीं, पर मैं ये सोच रहा था कि हम किसी न किसी एक तरीके की क्रिएटेड आइडेंटिटी में, बेशक वो मोमेंटरी हो, बेशक वो फ्लीटिंग हो, हाँ, लेकिन हम किसी न किसी आइडेंटिटी में तो होते ही हैं, अपने आप को पाते हैं किसी एक समय। हाँ, तो हम उस जो अब ट्रांसेंडेंटल आइडेंटिटी में खुद को सिचुएट करना, तो मेरे ख्याल से पता नहीं वो पॉसिबल है ही नहीं, शायद नहीं है। और हाँ, वो कोई ना कोई एक आइडेंटिटी तो बनानी पड़ेगी। आमतौर पे लोग नहीं उस स्टेट में नहीं अपने आप को पाते हैं, तो फिर वो फिलॉसफी शायद फिर फिजूल हो जाती है। तो आप कुछ बता रहे थे वेदांत के बारे में। मैं तो इस चीज को बता रहा था कि जैसे मान लो ये ले लो अपना, इससे हम एक मतलब मैं ये लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि मैं अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या है ना। तो अगर हम इसको मान लें, ये पूरा एक यूनिवर्स है मान लेते हैं ना, और ये यूनिवर्स सारे यूनिवर्स हैं, मतलब जितने भी पॉसिबल यूनिवर्स है सारे यहाँ पे हैं इसमें। और ये जो इसमें पूरी जो चीज है यूनिवर्स के अंदर जिससे ये भरा हुआ है, उसको हमने नाम दे दिया ब्रह्म। और ये इस हम लिख दें एक है, या संख्या है ही नहीं, मतलब एक ही चीज है जिससे ये पूरा यूनिवर्स भरा हुआ है। मैं असल में ये चीज समझने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर कि हम जैसे बोलते हैं कि सत्य ऐसा है जो अपरिवर्तनशील है। हम असल में शास्त्र पढ़ रहे थे, और शास्त्र से हमने वेदांत पे पहुंचे कि शास्त्र बात करता है कि कॉन्शियसनेस एंड नथिंगनेस, और नथिंगनेस की बात वो करता है कि भाई एक अभाव है, एक कमी है, और उस कमी की वजह से हम लगातार चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, मनुष्य की चेतना बदलती रहती है। तो अगर कोई एक चीज है जो एक ही है और उससे पूरा यूनिवर्स है, मतलब यूनिवर्स का मतलब ही वो है, अगर हम दूसरे शब्दों में बोले यूनिवर्स और ब्रह्म एक ही चीज है, ठीक है, उस केस में कोई चेंज हो नहीं सकता। है ना, क्योंकि चेंज होने के लिए ऐसी कोई चीज चाहिए जो नहीं है। ठीक बात है, तभी तो वो चीज बनेगा। अगर है ही नहीं उसके अलावा कुछ भी, तो वो अनचेंजेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस सेंस में ब्रह्म को बोला गया कि ये अपरिवर्तनशील है और सत्य है। स्पिनोजा भी कुछ इसी तरीके से हाँ, ये जितने भी वो होंगे ना सर्वेश्वरवादी, वो यही बात करेंगे। अब लेकिन आता है कि भाई हम तो दुनिया में चेंज देख रहे हैं, है ना, लोग छोटे से बड़े हो रहे हैं, समाज चल रहा है, दुनिया चल रही है, तो ये चीज हम मान लें यहाँ पे ऐसे ऐसे अलग अलग तरह के लोग हैं, है ना, दुनिया है, मतलब जीव है, आप इनको कुछ भी नाम दे सकते हो, इससे ये दुनिया बनी है। अब इसको ये जगत है, मान लो शंकराचार्य जी के भाषा में ये जगत है। ठीक है। अब ये जगत को वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये मिथ है। अच्छा। क्यों? क्योंकि असली रियलिटी तो ये है इसके नीचे वाली लेयर, और ये उसी के अंदर कुछ क्रिएट हो गया है जो इसी की पावर से इसने क्रिएट कर दिया है। ठीक है। और हम इंडिविजुअल एज ए इंडिविजुअल यहाँ पे इस जगत में रह रहे हैं। अब हम भी इसको देख रहे हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें लग रही हैं, परिवर्तन लग रहा है, चीजें हो रही हैं अलग अलग तरह की। तो ये मिथ का अब यहाँ पे नोशन कुछ लोग समझते हैं कि इसको बोला गया झूठ है, है ना, लेकिन शंकराचार्य देख रहे हैं इस दृष्टि से कि ये ब्रह्म है जो अद्वैत एक ही है। एक शब्द बोल रहा हूँ मैं, जबकि वो एक नहीं है, संख्या में है ही नहीं वो। ठीक है। ये सारी चीजें जिसको हम जगत बोल रहे हैं, ये मिथ है, मीन्स ये है भी लेकिन नहीं भी है, क्योंकि कोर वो रियलिटी है। ओके। तो इस सेंस में ये मिथ हो गया कि ये सत्य भी और असत भी है। जिसको माया बोल रहे हैं, जो माया वो शक्ति है जिसने वो क्रिएट किया, जो ब्रह्म के अंदर ही है वो शक्ति भी, उसने इसको क्रिएट कर दिया है। अब हम यहाँ पे हैं, अब हमारी इंडिविजुअलिटी भी ये है मान लेते हैं। अब हम इसी इंडिविजुअलिटी को मान रहे हैं कि मैं ये हूँ। शंकराचार्य दिखा रहे हैं ब्रॉडर पिक्चर कि आपके अंदर ही ये भी है। अच्छा। जो सारी चीजों को मतलब आपको क्रिएट करने वाला है और आप ही के अंदर ही है वो भी। अब जब हम ब्रह्मास्मि कहते हैं तो यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि मैं सब कुछ को घेर लूंगा, ये मैं का भाव ही खत्म हो जाएगा, तो ये सब कुछ तो है ही, ब्रह्म तो है ही। तो अहम ब्रह्मास्मि मतलब मेरे अंदर भी वो चीज है, तो मेरा भाव खत्म होते ही वो है।
शेयरिंग है, मतलब हम शेयर द सेम आइडेंटिटी एज दिस थिंग। हाँ, बस ये है कि मैंने एक अपना आइडिया बना लिया, अपने आप को लिमिट कर लिया है अपनी इंडिविजुअलिटी तक, इसलिए मैं इसको नहीं देख पा रहा हूँ जो ब्रॉडर रियलिटी है। ओके, लेकिन सर चेंज की हम आप बात कर रहे थे कि अगर कोई दूसरी चीज नहीं है तो इस रियलिटी में आप बोल रहे हैं कि इस स्तर पे चेंज मुमकिन है। अब ये जो स्तर है, इसको शंकराचार्य जी ने बोला व्यवहारिक स्तर, व्यवहारिक, क्योंकि यहाँ पे चीजें अलग अलग आइडेंटिटीज यहाँ पे हो रहे हैं चेंजेस, यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन वो हो इसी के अंदर रहे हैं, जैसे इसीलिए वो असली चेंज नहीं है। इसीलिए उन्होंने एक और लेयर बना दी जिसको उन्होंने बोला प्रतिभाषिक। क्या वो क्या समझाने के लिए कि भाई आप सपना देखते हो, सपने में आपके अंदर चेंजेस होते हैं, सपने में सारी चीजें आती हैं, लेकिन वो रियलिटी तो नहीं होती। ठीक बात है ना, वो आप ही के अंदर घटित हो रहा था सारी चीजें। ठीक है। तो जब आप जग जाते हो तो आपको पता चलता है कि भाई वो तो कोई चेंज नहीं था, वो तो है ना। अगर इस लेयर से आप उस लेयर पे चले गए, इस लेयर पे आप एक्सपीरियंस करने लगे ब्रह्म वाली पे, तो आपको ये चेंजेस भी ऐसे लगेंगे ये कोई फंडामेंटल चेंजेस नहीं है। सर जैसे ये दो लेयर्स हैं अगर हम माने, व्यवहारिक वाली और जो ये दूसरी कौन सी हुई, प्रतिभाषिक, मतलब ये तो इसको हम जो ब्रह्म वाली जो लेयर है इसको वो बोलेंगे परमार्थिक, परमार्थिक है ना, परमार्थिक। तो अगर ये दो लेयर्स हैं आपस में, देन हाउ कैन वी डिसाइड कि इसमें से कौन सी ज्यादा फाउंडेशनल है, ओरिजिनल है, और कौन सी उसके ऊपर है, मतलब तो उसके लिए उन्होंने यही बनाया ना कि त्रिकाला बाधित सत्य है, उन्होंने परिभाषा दे दी सत्य की। अच्छा, जो सत्य है वो त्रिकाला बाधित होना चाहिए। और त्रिकाला बाधित तो ब्रह्म ही होगा। अच्छा, जिसका कोई ना जन्म हो ना मृत्यु हो, मतलब जो, इसीलिए तो वो फंडामेंटल हो जाएगी। तो नोशन तो जैसे सब्सटेंस का जो ग्रीक में जो हम देख रहे थे, जैसे सब्सटेंस को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे, ऑब्सेशन यही है कि ओरिजिनल और सबसे ज्यादा मूलभूत वही है जो कि चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, ये चीज वहां पे भी है। तो ये अजम्पशन कहाँ से आती है कि ओरिजिनल इज ओनली समथिंग दैट डज नॉट चेंज? व्हाई आर वी ऑब्सेस्ड विद समथिंग दैट डज नॉट चेंज? तो सर मैं कह रहा हूँ कि मतलब हाउ इज इट जस्टिफाइड to say that something is original, pure, the real, only because it is non-fleeting, it's changeless, it's a constant. इसको कैसे जस्टिफाई करता है फिलोसफी? मतलब देखो कोई भी चीज है, मान लो आप, हम अफ्लिक्टेड है क्या सर चेंज से? हम चेंज को इतना वो मानते हैं कि यार इसने तो परेशान कर रखा है। हालांकि फिलोसफी में दोनों धड़े हैं ना, एक धड़ा ये है, दूसरा धड़ा ये कह रहा है चेंज ही सत्य है। चेंज ही सत्य है भारत में। तो वही कह रहा हूँ कि जैसे अगर हम ये दो जो हमने बात की, दो स्तर थे, अब कौन सा कॉन्सेप्ट टिका हुआ है, इट्स वेरी। हाँ, अभी हम इसको दो तरह से देख सकते हैं, इसको हम फिर से उठा लेंगे, है ना। जैसे अब हम उस पे आ जाते हैं, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया कि जैसे वहां पे पार्मेनाइडिस बोल रहा है कि एवरीथिंग इज अनचेंजेबल, है ना। प्लेटो भी इसी पे जोर दे रहा है कि भाई अनचेंजेबल होगा वही ट्रूथ है। ट्रूथ ऐसा है जिसको कभी न जन्म ले न खत्म हो, है ना, जो उसका प्लेटो का आइडियाज है, बिल्कुल वो वही है कि भाई है, हमेशा से है वो। उनका कोई ऐसा नहीं है कि अभी से शुरू हुआ, अनंत से अनंत तक है। ठीक है, रिलेटिव नहीं, वो एब्सोल्यूट है। हाँ, एब्सोल्यूट है, हाँ, इटर्नल। एक पक्ष ये हो गया। अब दूसरा पक्ष आ गया हेराक्लाइटस वाला या अरिस्टोटल वाला, ले ले हम बाद में। तो वो कह रहा है कि नहीं भाई चेंज है ना। वो अरिस्टोटल बायोलॉजी में जाएगा तो वो देखेगा कि भाई कुत्ता छोटा सा पैदा, वो तो वहां से भ्रूण से शुरू करता है कि एम्ब्रियो है, फिर ये जन्म ले लिया, फिर धीरे धीरे बॉडी बढ़ रही है। ये क्या झूठ है? ये भी तो सच है। भारत में आप बुद्धिज्म को देखोगे, वो बोल रहे हैं कि भाई सच ही नहीं, मतलब सच क्या, क्षणिक है ही नहीं कुछ भी स्टेबल, एवरीथिंग इज चेंजिंग। अब ये दो लेयर में हम फंडामेंटल किसको माने नहीं माने, इस लड़ाई में जाने के बजाय हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कहाँ से शुरू करना चाहते हैं। जो मेरी समझ है, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लॉजिक से शुरू करते हैं और हम बुद्धि पे लॉजिक पे जोड़ देते हैं, देन वी गो टू दैट प्लेस। स्टेबिलिटी चाहिए हमें, मैथमेटिक्स चाहिए, और हम मैथमेटिक्स पे एंड कर जाते हैं कि नंबर्स हैं रियलिटी। जब हम एक्सपीरियंस से शुरू करते हैं, दूसरी तरफ जब हम एक्सपीरियंस से शुरू करेंगे तो हमें चेंज से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी लाइफ में चेंजेस हैं, है ना। तो यहीं पे पूरी लड़ाई है जो मुझे लगता है। एग्जैक्टली कि रेशनलिस्ट एंड एम्पिरिसिस्ट, इन्हीं के नाम बदलते रहेंगे, इन्हीं के तरीके बदलते रहेंगे, लेकिन ये चीज यहीं से होती है। अगर आप एम्पिरिसिस्ट हो, ऑब्वियसली आप लाइफ से शुरू करोगे, आपके अंदर चेंजेस हैं, आप उन पे फोकस करोगे और उनसे आप यात्रा शुरू करोगे। लॉजिकली अगर हम देखें तो जैसे मैथ्स में देखें, लॉजिक में देखें, तो कंसेप्शन ऐसा होता है कि चेंज हैपेंस बिटवीन टू स्ट्रिक्ट
अनचेंजिंग पोल्स है ना, चेंज उसके बीच में कहीं मौजूद है, इधर से उधर जाने की गति में चेंज है, वो है ना, खड़े रहते हैं, तो उसका एम्फेसिस हमेशा वो चेंज को माप भी उसी की वजह से पाता है कि वो दो एक्सट्रीम्स कौन से हैं जिनके बीच में। तो वो बुद्धि का, मुझे लग रहा है बुद्धि का नेचर है, उसको कैटेगरी चाहिए स्टेबल, अदरवाइज वो काम ही नहीं कर पाएगी। एग्जैक्टली, स्टेबल कैटेगरीज नहीं बनाओगे। और एम्पिरिसिज्म में क्या है, अनुभव में क्या है, जो अभी हम उसको भी कनेक्ट कर लें, जो साइंस की और फेनोमेनोलॉजी की जो बात हम कर रहे थे अभी, साइंस को भी स्टेबल एंटिटी चाहिए होती है, चाहे वो एम्पिरिसिज्म से लेके आता है। हाँ, कैटेगरीज वो स्टेबल बनाना चाहता है, तभी थ्योरी बना पाएगा। बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से शब्द है कि कैटेगराइजेशन के थ्रू हम चीजों को हम एक वो करते हैं, डिलीनिएट करते हैं, एक वो बनाते हैं, क्या कैसे कहा जाए इसे, हिस्से बनाते हैं, उसके मार्कर्स लगाते हैं, उन मार्कर्स के थ्रू फिर हम चेंज भी और बाकी सब चीजें मेजर कर रहे होते हैं। जब भी मेजर करेंगे तो हमें एक चीज स्टेबिलिटी चाहिए, उसके बिना मेजर नहीं हो सकती वो। ओके, तो मुझे इसीलिए लगता है, जैसे किसी ने पीछे भी एक सवाल पूछा था कि आपको क्या लगता है जो शंकराचार्य जी पूरी बात कर रहे हैं, क्या उन्होंने एक्सपीरियंस किया था? हालांकि जैसे कुछ लोग मानते हैं कि मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस में ये पॉसिबिलिटी है कि यू बिकम वन, है ना, आपका जो ईगो वाला जो सेल्फ है जो आप क्रिएट करते हो वो डिसोल्यूट हो जाता है और आप यू एक्सपीरियंस कनेक्शन विद एवरीथिंग, है ना। तो उस लेवल पे जाके भी शायद वेदांत फिलोसफी ट्रुथ बन जाएगी, लेकिन जिस तरह से वेदांत समझाता है वो लॉजिकल फॉर्म है, वो लॉजिकली बता रहे हैं उस बात को, एक्सपोजिशन पूरी फिलोसफी का लॉजिकल। हाँ, अब जैसे इस मामले में अभी हाल ही में मैंने कुछ दिन पहले महर्षि रमन के ऊपर जो बातचीत करी है, उसमें ये चीज देखी, महर्षि रमन बहुत कम बोलते थे, है ना, उनका बस बहुत छोटे उम्र में उनको कुछ एक्सपीरियंसेस हुए, उसके बाद में वो अरुणाचल एक पर्वत है वहां पे रहते थे, तो उन्होंने एक्सपीरियंस किया उस चीज को, थ्योरिसाइज नहीं किया, लेकिन थियोरेटिकली उन्होंने ये बात सही मानी कि वेदांत की जो थ्योरी है मेटाफिजिकल वो ट्रू है, लेकिन उन्होंने उस पे क्वेश्चन खड़े करे जो वेदांत मैथडोलॉजी देता है उसको एक्सपीरियंस करने की। अच्छा, हाँ, और उन्होंने फिर अपने कुछ सिंपल मेथड दिए और महर्षि रमन ने कि इससे आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। आपको वेदांती तरीके में थोड़ी दिक्कत है मेथड के सेंस में। अच्छा, जो अब वेदांती तरीके में है या वेदांत वाले जो फॉलो करते हैं उसमें प्रॉब्लम है, वो अलग बात है, लेकिन वहां पे उन्होंने ये बताया, लेकिन ये जरूर उन्होंने एक्सपीरियंस जो किया उससे उन्होंने ये पाया कि जो अद्वैत है वेदांती नोशन, दैट इज फंडामेंटल इन दैट एक्सपीरियंस। तो अब ये चीज हर जगह पे जुड़ेगी, साइंस वाले मामले में, फिनोमेनोलॉजी एनालिटिकल वाले मामले में, या जो प्लेटो और अरस्तु के बीच की डिबेट है, पार्मेनाइडिस और हेराक्लिटस की डिबेट है, इंडिया में जो वेदांत और बौद्ध की डिबेट है, उनमें हर जगह पे यही क्लैश है कि आप बुद्धि से शुरू करोगे तो आप वहां पहुंचोगे, आप एक्सपीरियंस से शुरू करोगे तो आपको परिवर्तन से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जगत तो परिवर्तनशील है ही। ओके, जैसे वेदांत में ये लोग ऐसे समझा जाता है कि भाई माया वगैरह एक ब्रह्म को सत्य मानते हैं, वो एग्जिस्टेंट, प्योरली एग्जिस्टेंट, सत्य, रियल, और वो नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, बट आई थिंक दे आर सेइंग कि माया नॉन एग्जिस्टेंट है और ऐसा कुछ प्ले है। नहीं, माया का एक लेवल पे तो है, जैसे व्यवहारिक स्तर पे तो है, मतलब वो है भी और नहीं भी, वैसे वो शक्ति तो है उसकी ना, जैसे ब्रह्म की ही शक्ति है वो, इवन फिर वहां पे ईश्वर को लेके आते हैं, जब माया की शक्ति साथ ब्रह्म आ जाता है तो ईश्वर बन जाता है। ओके, है ना, और ईश्वर फिर इस जगत को क्रिएट कर देता है। तो माया ईश्वर के साथ है, ब्रह्म तो ईश्वर नहीं है, ब्रह्म तो एक तरह से वो है, निर्गुण है, उसका कोई आकार नहीं है। तो मैं इसको लॉजिकली अब ऐसे सोच रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं कि एक स्तर है जो पारमार्थिक स्तर है, उसके ऊपर एक स्तर दूसरा बन रहा है जो कि माया का स्तर है, जहाँ पे चेंज वगैरह ये सब चीजें पॉसिबल है। तो मैं कह रहा हूँ कि लॉजिकली थिंकिंग अगर कोई ऐसा प्लेन है जहाँ पे चेंज पॉसिबल है, तो उसके लिए दोनों ही, उसके फंडामेंटल में दोनों ही चीजें होनी जरूरी है। वो भी होना जरूरी है कि चेंज की पॉसिबिलिटी, हाँ, कि मतलब कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट, रियल और इटर्नल हो जो कि चेंज कर सके, यानी कि मतलब मैं कह रहा हूँ एग्जिस्टेंट चीज होनी चाहिए कुछ। अच्छा, नॉन चेंजेबल एग्जिस्टेंट चीज होनी चाहिए कुछ, जिसका एग्जिस्टेंट से मतलब क्या है आपका, नॉन चेंजेबल ना। हाँ, और साथ ही में फिर खाली स्पेस भी होना चाहिए, एब्सेंस भी होना चाहिए, और अभाव भी होना चाहिए, नॉन एग्जिस्टेंस भी होना चाहिए।
तब जाके मतलब उसमें रॉ मटेरियल तब बनता है, तब जाके इसी को लेके तो पूरी डिबेट है ना। वेदांत में भी आप देखोगे अद्वैत वेदांत, द्वैताद्वैत, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत, ये सब क्यों क्रिएट हो रहे हैं? ये इसी चीज को लेके, इसी डिबेट पे है ये। अच्छा, कि भाई ब्रह्म के अंदर इंटरनल चेंज हो सकता है क्या? विद इन ब्रह्म क्या सजातीय विजातीय भेद हो सकता है? जैसे ब्रह्म में तो सारे ही हैं, ठीक है, लेकिन क्या ब्रह्म में भी दो अंदर हो सकते हैं ना, इंटरनली तो हो सकता है ना, सजातीय भेद तो हो सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहीं से फिर विशिष्ट अद्वैत पैदा होता है जो रामानुज ने अपना, और वहीं से फिर भक्ति शुरू होती है। भक्ति नहीं हो पाएगी नहीं तो आप ही ब्रह्म हो तो फिर किसकी भक्ति करोगे? है ना। भक्ति करने के लिए आपको चाहिए कि भाई है एंटिटी ना जो अलग है, जिससे जिसको मुझे भक्ति करनी है, समर्पण करना है, उसके जैसा बन जाऊंगा, है ना। तो वहां पे अदरिंग है, इसीलिए इसमें है डिबेट है डीप में। अगर हम जाएंगे ना सजातीय विजातीय, कुछ तो द्वैतवादी भी है, माधवाचार्य द्वैतवादी है, वो तो मान रहे हैं कि भाई जगत अलग है, वो अलग है ब्रह्म। अच्छा। लेकिन शंकराचार्य ज्यादा होलिस्टिक ले रहे हैं, इसीलिए शंकराचार्य का विशेष महत्व है। वो चेंज को भी डिफाइन कर ले रहे हैं, और ये भी मान रहे हैं कि अल्टीमेटली आप उससे कनेक्ट भी हो जाओगे। इवन इस चीज को भी डिबेट है कि जैसे आप मुक्त हो गए, मुक्त होने के बाद क्या आप ब्रह्म में लीन हो जाओगे या थोड़े अलग रहोगे, आपकी आइडेंटिटी बनी रहेगी? अच्छा, ये भी डिबेट है। हाँ, मतलब जो भक्तिवादी और जो विशिष्ट अद्वैत है वो मानता है कि नहीं, अलग रहोगे। हाँ, कुछ उनमें से बन नहीं जाओगे। हाँ, मतलब आप पूरी तरह से नहीं हो जाओगे, समीप पे हो जाएगा आपका, समीप पे, है ना, आप पूरे उनके पास पहुंच जाओगे। ये नहीं है, एक ही नहीं हो जाएगी आइडेंटिटी, आपकी अलग आइडेंटिटी रहेगी। अच्छा, तो वो फिर अलग दिशा में बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर हम थियोरेटिकली जो समझते हैं तो ये वाली चीज समझ में आती है कि बेसिकली लेयरिंग है रियलिटी की। और अगर हम देखें वैसे भी, अगर हम बहुत फंडामेंटल मेटाफिजिक्स में ना भी जाएं, तब भी रियलिटी की लेयरिंग तो हम देखते ही है ना। एकदम एकदम सोशल लेयरिंग है, पॉलिटिकल है, साइकोलॉजिकल है, कितने लेयर्स में हम लोग चीजों को जानते हैं, देखते हैं ना, तो लेयरिंग तो है ही है। लेकिन शंकराचार्य वाली लेयरिंग बहुत फंडामेंटल पे जा रही है, मेटाफिजिक्स पे जा रही है, ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर पा रही है सारे फिनोमेना को जो अलग अलग तरीके से। हाँ, तो ये कई बार ये भी होता है, जैसे ना कुछ लोग ये बिल्कुल ही वेस्टर्न फिलोसफी को नकार देते हैं या वो मान लेते हैं, तो मुझे लग रहा है वेस्टर्न फिलोसफी को नकारने के बजाय हमें ये समझना चाहिए कि वेस्टर्न फिलोसफी इज टॉकिंग अबाउट व्यवहारिक सत्य ऑफ शंकराचार्य। और वो उसके जब फिनोमेना की बात करते हैं, या जैसे लाइफ में हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, समाज में हमारा क्या रोल है, तो ये सब एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि सोशियोलॉजी है हमारी या पॉलिटिक्स है, ये सारी चीज तो यहीं से तय होगी ना, व्यवहारिक जगत में। तो वहां पे हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि व्यवहारिक जगत बिल्कुल यूजलेस है। और इस मामले में जो मॉडर्न फिर प्रीसपोजिशन ये है कि यहाँ पे जो है खासतौर पे उन लोगों में जो कि ये बिलीव करते हैं कि इंडियन फिलोसफी वही दर्शन है, बाकी तो पूरा कटकट है वहाँ पे, वो इस वजह से ये कहते हैं कि अगर आप व्यवहारिक से अगर आप पारमार्थिक की सैर यात्रा करते हो, यात्रा अगर करते हो, और अगर वो भारतीय दर्शन के थ्रू कर लेते हो, तो उसके बाद यहाँ की समस्याएं ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। देयर इज नथिंग टू बी सॉल्व्ड हियर एनीमोर। हाँ, ये अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल सही बात है इस मामले में। लेकिन क्या सॉल्व हो गई है, क्या यात्रा हो गई है व्यवहारिक से परमार्थिक की? अगर हो गई है तब तो बात खत्म। लेकिन अगर आप व्यवहारिक में ही हो, व्यवहारिक को नकारे जा रहे हो, जिंदगी भर उसी में रह रहे हो और उसको नकार भी रहे हो, तो ये तो एक तरह का वो हो गया ना, नेगेशन हो गया अपने आप का ही। इसीलिए मैं ये पॉइंट कहना चाह रहा था कि मॉडर्न जितने वेदांती हुए, विवेकानंद जी या श्री अरविंदो या गांधी भी वेदांती हैं। हाँ। है ना, जैन से वो एथिक्स ले रहे हैं, लेकिन वेदांत का उनके ऊपर बड़ा असर है। बिल्कुल। और भी जो भी लेंगे उनमें वो फिर इस जगत को मिथ नहीं मान रहे हैं, वो सत्य मान रहे हैं। वो इसको इग्नोर नहीं, वो जान रहे हैं, क्योंकि एक तो कॉलोनियल टाइम है, अंग्रेज शासन चल रहा है ना, इग्नोर करना अफोर्ड भी नहीं कर सकते। हाँ, तो उनको तो ये चाहिए कि भाई, इसीलिए विवेकानंद में तो राष्ट्रवाद और स्पिरिचुअलिज्म एक साथ उन्होंने जोड़ा। अच्छा। अरविंदो ने भी एक साथ जोड़ा, और इवन उन्होंने तो उसके लिए लड़ने को भी गलत नहीं माना, मतलब हथियार उठा के आपको लड़ना चाहिए। फिर गीता को नए तरीके से समझने की कोशिश करी, और गीता में है ही सीधे सीधे, बिल्कुल, है ना, गीता में कोई ये तो है नहीं हथियार छोड़ देना है तुम्हें। तो वहां पे फाइट है, गीता की फाइट कोई परमार्थिक जगत के लिए
होते हुए भी इस जगत के लिए भी है ना। बिल्कुल है। क्योंकि वो बात कर रहे हैं धर्म की स्थापना तो इसी जगत में करोगे ना, परमार्थिक जगत में तो धर्म है ही। तो उस दृष्टि से मुझे लग रहा है इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, खास करके अभी आज के समय में उसको बड़ा महत्व देना चाहिए और उसको उसके ऊपर भी चिंतन करना चाहिए, सामाजिक रियलिटीज के ऊपर।